हाँ, कक्षा 9 में मैंने पिछली वीडियो में आपको ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड तक करा दिया था। इसमें आपको करना है कि ध्वनि की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसमें इतना करना है, यहाँ तक करा दिया था मैंने। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्य रूप से माध्यम की प्रत्यास्थता ई तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। और ध्वनि की चाल v = में E/d। ई प्रत्यास्थता है और डी घनत्व है। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है यहाँ पर। फिर इससे आगे आपको करना है ध्वनि का परावर्तन। ये मैंने तो आपको प्रोजेक्ट में भी दिया था ये वर्क, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन। जब ध्वनि की कोई तरंग एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात पहले माध्यम में लौट आती है। जब हम कुएं के मुँह पर बोलते हैं तो हमें वे ही शब्द कुएं से आते सुनाई देते हैं। वास्तव में यह हमारी ही ध्वनि है जो कुएं के जल के तल से परावर्तित होकर लौटती है। यहाँ तक आपको नोट करना है। फिर इसके बाद ध्वनि परावर्तन के नियमों को निम्न प्रयोगों से देख सकते हैं या देखा जा सकता है। पहला है समतल द्वारा ध्वनि का परावर्तन, ठीक है ना। ये कोई समतल है, दो नली लेते हैं, एक पे घड़ी लगाते हैं, दूसरे पे कान रखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि समतल द्वारा ध्वनि का परावर्तन दिखाने के लिए हम दो नलियां N1 व N2 जो लगभग 1-1 मीटर लंबी हैं, ये 1-1 मीटर लंबी हैं, ये दोनों नलियां हैं 1-1 मीटर लंबी हैं तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी है, ये लेते हैं। इनमें से एक नली N1 को एक मेज पर रखे ऊर्ध्वाधर लकड़ी के चिकने तख्ते AB, ये तख्ता है, के साथ कोण बनाती हुई स्थिति में रखते हैं। इस नली के मुँह पर एक घड़ी रख देते हैं, दूसरी नली के मुँह पर अपना कान रखते हैं। दोनों नलियों के बीच एक लकड़ी का पर्दा रखते हैं जिससे घड़ी द्वारा उत्पन्न ध्वनि सीधी कान पर न पहुँचे। अब नली N2 को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि उस पर रखे हुए कान को घड़ी की टिक टिक स्पष्ट सुनाई दे। इस अवस्था में हम देखेंगे कि दोनों नलियों की अक्षें तख्ते AB पर खींचे गए अविलंब CD के साथ बराबर कोण बनाती हैं। ये अविलंब खींचा है तो इन दोनों के बीच में ये कोण और ये कोण बराबर हैं। अतः आपतन तथा परावर्तन कोण बराबर हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में हैं। तो यहाँ तक आपको ये चित्र भी बनाना है और ये नोट करना है। इसके बाद है आपका ध्वनि परावर्तन के कुछ उपयोग। जैसे ध्वनि परावर्तक, वो ध्वनि परावर्तक लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो व्याख्यान होते हैं, यहाँ पर लेक्चर दिए जाते हैं, जो थिएटर होते हैं, जो रूम कमरे होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल जो होते हैं उनमें, तो बड़े बड़े व्याख्यान भवनों में मंच पर वक्ता के पीछे अवतल या परवलयाकार परावर्तक बोर्ड लगे रहते हैं। वक्ता की ध्वनि की तरंगें इन बोर्डों से परावर्तित होकर समांतर हो जाती हैं तथा समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाती हैं। इस प्रकार ध्वनि तरंगें दूर बैठे श्रोताओं तक पहुंच जाती है। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका, इसी में चल रहा है अभी, तो पहला ही पॉइंट है सम्मेलन कक्षों यानी कंसर्ट हॉल तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। बड़ी मैडम बोली दूसरा है मेगाफोन या लाउड स्पीकर हॉर्न, तुर्य जो तुरई बोलते हैं, तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। इस प्रकार ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशिष्ट दिशा में ही जाती है। कान के पीछे, नंबर ये चौथा पॉइंट करना है, तीसरा नहीं करें। कान के पीछे हाथ रखकर सुनना। किसी धीमी ध्वनि के सुनने के लिए हम अपनी हथेली को अवतल
मोड़कर कान के पीछे लगा लेते हैं, तब कान पर आने वाली ध्वनि हथेली से परावर्तित होकर कान में पहुंच जाती है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर देखते हैं ना, जो पीठ और चेस्ट अपने सीने पर रखकर, तो डॉक्टरों का स्टेथोस्कोप, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप जिससे वे हृदय तथा फेफड़ों की परीक्षा करते हैं, जांच करते हैं, ध्वनि के परावर्तन पर ही आधारित है। इसमें एक डिबिया होती है, आपने सभी ने देखा ही होगा, जिनमें तनपुट लगा रहता है। इस डिबिया में 2 नलियां जुड़ी होती हैं। डॉक्टर डिबिया को रोगी के सीने पर रखता है तथा नलियों को कानों में लगा लेता है। सीने की धड़कन के कारण डिबिया का तनपुट कंपन करने लगता है, जिससे कि डिबिया के भीतर वायु में ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ये तरंगें नलियों की दीवारों से बार बार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती हैं तथा वह सीने की धड़कन को सुन लेता है। प्रतिध्वनि क्या होती है? इको सिस्टम जो लगाता है ना, जो पीछे से ध्वनि की आवाज़ आती है ना, बार बार आती है, जो रिपीट होती है, उसको इको बोलते हैं। जब ध्वनि अपने स्रोत से चलकर किसी दूर की पहाड़ी या दीवार से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है और बाद में सुनाई देती है। ध्वनि की एक निश्चित समय के पश्चात इस पुनरावृत्ति को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। कुएं के मुंह पर ताली बजाने से उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए यह आवश्यक है कि वह मूल ध्वनि से 1/10 सेकंड यानी 1 सेकंड का 10वां भाग बाद में पहुँचे, क्योंकि मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कान पर ध्वनि के बंद हो जाने के 1/10 सेकंड बाद तक रहता है। तो यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद आपका है ये वाला पॉइंट, ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर के आधार पर वर्गीकरण। इसको हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना आज आप नोट करें।